आज हम बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर्स पेपर सेकंड जिसका नाम हमारा फिक्शंस है, आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट देखेंगे। आज हम इसकी यूनिट फर्स्ट देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आज लिटरेरी टर्म। हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है। आज हम इसमें देखेंगे प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट ऑफ नोवेल। ये सारे टॉपिक आज हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, अच्छे से समझाएंगे। आप बस पूरी वीडियो पे बने रहिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। हम आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको नोट्स के लिए भी कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझा भी देंगे, नोट्स भी दे देंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लॉट, फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लॉट, जिसे हम हिंदी में कथानक या कथा वस्तु भी कहते हैं। प्लॉट क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, मतलब किसी भी इवेंट को एक सीक्वेंस में अरेंज करना प्लॉट कहलाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। प्लॉट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नोवेल का, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, क्योंकि ये एक इवेंट का सीक्वेंस है, यानी ये किसी इवेंट को एक सीक्वेंस में प्रदर्शित करता है। कौन? प्लॉट। दैट ड्राइव द स्टोरीज एंड कीप रीडर एंगेज, जिसके कारण रीडर्स एंगेज रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। द प्लॉट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, प्लॉट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है नोवेल का। एरिस्टोटल ने कहा है इन हिज पोइटिक उनकी बुक का नाम है, उसमें उन्होंने कहा है द प्लॉट इज़ द फर्स्ट थिंग, प्लॉट एक थिंग है। द सोल्स ऑफ ट्रेजिडी, ये ट्रेजिडी की सोल्स है। करेक्टर इज सेकेंडरी, करेक्टर्स और सेकेंडरी। इन्होंने इसमें बताया है कि प्लॉट जो है सोल्स ऑफ ट्रेजिडी है और करेक्टर क्या है, सेकेंडरी है। मतलब किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में प्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। करेक्टर सबसे महत्वपूर्ण उसमें प्लॉट रखता है, करेक्टर भी उसमें सेकेंड आते हैं, ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है करेक्टर पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्लॉट। जो इन्होंने एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक में कहा है। ही आल्सो एडिट, उन्होंने और भी एडिट किया है, देयर कैन बी ट्रेजेडी, देयर कैन बी ट्रेजेडी विदाउट अ करेक्टर, मतलब किसी करेक्टर की ट्रेजेडी हो सकती है बट द प्लॉट इज नेसेसरी, पर प्लॉट होना नेसेसरी है, मस्ट है। द originations of incident and events, the originations of incident and events is known as plot. Sorry, ये origination है, organization, the organizations of event and incident and event is known as plot, यानी जो organizations of event और इंसिडेंट है वह प्लॉट कहलाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस एक सही क्रम में होना, इंसिडेंट और इवेंट का, वो प्लॉट कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के क्या क्या काइंड्स हैं? द सिंपल प्लॉट, द कॉम्प्लेक्स प्लॉट, द लूज प्लॉट और द ऑर्गेनिक प्लॉट। मतलब चार प्लॉट है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, लूज और ऑर्गेनिक प्लॉट। तो ये तो हमारा हो गया प्लॉट। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा पॉइंट आ जाता है करेक्टराइजेशंस। करेक्टराइजेशंस क्या होता है? किसी भी स्टोरी के लिए करेक्टर, तो हमारा टॉपिक है करेक्टराइजेशंस। करेक्टराइजेशंस क्या होता है? ये वैसे आपने सारे पॉइंट पहले भी पढ़ रखे हैं, पर लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फिर भी अच्छे से, ठीक है। इसमें से मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट, ये इसमें से आपके वेरी शॉर्ट ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना भी नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के हिसाब से ही बताऊंगी। जो मैं आपको बताऊंगी बस आप उतना ही कर लेना। नोट्स भी दे रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको पूरा मैटर प्रोवाइड करा दूँगी, इसकी आप कोई चिंता मत लीजिए, ठीक है। फिर हमारा आता है करेक्टराइजेशन। अब हम देख लेते हैं करेक्टराइजेशन क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नोवेल, नोवेल का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट में से एक है करेक्टराइजेशन। इट्स इम्पोर्टेंट कम ओनली नेक्स्ट टू द प्लॉट, इसकी इम्पोर्टेंट जो है हमारे प्लॉट के बाद ही आती है। एरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू ऑफ द प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द करेक्ट। एरिस्टोटल ने भी कहा है कि हमारा जो करेक्टर्स है इम्पोर्टेंट है प्लॉट के बाद जो इम्पोर्टेंस रखता है वो करेक्टर्स ही हैं। ही गिव्स, हाँ इसमें आप एरिस्टोटल की जो मैंने आपको प्लॉट में बताई थी ना, आप ये इसके करेक्टराइजेशंस में भी कोटेशन लिख देंगे, अच्छा रहेगा। ये जो कोटेशंस आप इन्हें याद कर लेना, एरिस्टोटल के है ना, आप इन्हें करेक्टराइजेशंस प्लॉट दोनों में ही लिख सकते हैं, ठीक है।
हमारे यहाँ बोलते ही गिव्स द सेकंड प्लेस ऑफ द करेक्टर, उन्होंने करेक्टर को सेकंड प्लेस दिया था अपनी बुक पोइटिक्स में। इट इज़ थ्रो करेक्टर्स दैट द नॉवलिस्ट डेवलप द थीम, इसके द्वारा जो नॉवलिस्ट है करेक्टर के द्वारा अपने थीम को डेवलप करता है एंड कन्वे करता है व्हाट ही फील्स अबाउट लाइक एंड इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। तो आप ये करेक्टर्स में लिख देना। अब यहाँ पे कुछ काइंड्स ऑफ करेक्टर दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। अब फ्लैट करेक्टर जो होता है हु इज़ स्टेटिक इन द प्लॉट, जो हमेशा एक सा ही रहता है प्लॉट में, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, डायनामिक नहीं होता, मतलब वो एक सा ही बना रहता है पूरे शुरू से आखिर तक प्ले में, उसे हम फ्लैट करेक्टर बोलते हैं। राउंड करेक्टर, द रोल ऑफ द राउंड करेक्टर इन द नॉवल इज डायनामिक, मतलब जो डायनामिक चेंज होता रहता है पूरे नॉवल में, कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब जो उसका करेक्टर है वो चेंज रहता है, कभी अच्छा बन जाता है, कभी अच्छी की एक्टिंग करता है, कभी बुरे की, ऐसा वो उसे हम राउंड करेक्टर कहते हैं। द थीमेटिक करेक्टर, अ पर्सन हु स्टैंड फॉर अ सर्टेन आइडियल्स इज कॉल्ड, जो जिसका कोई सर्टेन आइडियोलॉजी होती है वो उसे हम थीमेटिक करेक्टर्स कहते हैं। एपिसोडिक करेक्टर्स वन सिग्निफिकेंस बिकॉज आर सिग्निफिकेंट, यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कर्टेन्स दे प्ले आ सर्टेन रोल, क्योंकि वह एक मुख्य प्ले रोल करता है। देयर एक्टिव पर्टिकुलर्स हैव द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कौन सा, एपिसोडिक करेक्टर्स। फिर आ जाएगा हमारा इंडिविजुअल्स एंड टिपिकल करेक्टर। इंडिविजुअल करेक्टर इज वन ऑफ द represents some certain quality of the particular character. On the other side, typical characters are those who represent the class or group, जो मतलब क्लास और किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसे हम टिपिकल करेक्टर बोलते हैं। और इंडिविजुअल करेक्टर वो होता है जो सम सर्टेन क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और पर्टिकुलर करेक्टर की, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा कन्वेंशनल करेक्टर। द करेक्टर्स डाउन और कन्वेंशंस पैटर्न्स आर कन्वेंशनल करेक्टर्स, दे आर नथिंग न्यू इन दैम, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा द सिम्बॉलिक करेक्टर्स। अ पर्सन हु स्टैंड फॉर सर्टेन आइडियाज एंड वर्च्यूज थीम एंड फिलोसफी इज कॉल्ड सिम्बॉलिक करेक्टर्स। अ गुड और बैड करेक्टर, अ मैन फुल ऑफ वर्च्यू, जो इसके पास फुल ऑफ वर्च्यूज होती है, गुण होते हैं, आइडियाज होते हैं, उसे हम गुड करेक्टर बोलते हैं। और जो इविलरी और इवल डीड्स एंड बैड नेचर का होता है उसे हम बैड करेक्टर बोलते हैं। ये तो हमारे काइंड्स ऑफ करेक्टर्स होगी। करेक्टराइजेशन क्या होता है उसको मैंने आपको पहले बता दिया, तो आपका ये करेक्टर्स का भी पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसमें थोड़ा सा लिखने में कुछ ये जो काफ़ी समय का है ना, काफ़ी समय तो नहीं हुए हैं अभी, पर लेकिन इसमें इंक्स ही हो गए तो ये थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो मैं आपको बोल के ही बता रही हूँ। आप ऐसे भी इसे नोट कर सकते हैं, है ना, वो ठीक रहेगा। जो मैं आपको बोल के बता रही हूँ आप इसे ऐसे ही नोट्स कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर इसमें तो मैं बोल भी रही हूँ साथ में आपको बता भी रही हूँ, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। नैरेटिव टेक्निक्स, क्योंकि इसमें कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, वैसे दिख रहा है क्लियर, तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी आपको देखने में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर भी एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा, मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, थोड़ी सी एडजस्ट करिए, है ना। अब मैं इसे कहाँ इतने सारे को इतने लंबे को फिर लिख के आपको दोबारा वीडियो बना, मैंने सोचा ऐसे ही मैं वीडियो बना लूँ। चलो अब ये हमारे पास लिखा हुआ मैटर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा नैरेटिव टेक्निक एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द नैरेटिव टेक्निक। नैरेटिव टेक्निक क्या है और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है नैरेटिव टेक्निक के, वे देखते हैं, ठीक है। जगह में द वर्ड नैरेटिव इज यूज्ड एज अ नाउन ऑफ अ स्टोरीज और टेल्स एंड टेक्निक मीन द मैकेनिकल स्किल इन द आर्ट। जो हमारा द वर्ड नैरेटिव है ये यूज्ड होता है एज अ नाउन ऑफ अ स्टोरी, है ना, किसी नाम की तरह स्टोरी का, और टेल कोई कहानी हो, और टेक्निक मीन द मैकेनिकल स्किल इन आर्ट। सो द नैरेटिव टेक्निक इज अ fictions in the mechanical skill to carry on the tale which the novelist has to describe. Novel is a mean to provide a pleasure regarding the future functions of the novels.
नोवेल का मीनिंग होता है प्रोवाइड करना प्लेजर रिगार्ड द फंक्शंस ऑफ द, जो उसके नोवेल के फंक्शन है उसके हिसाब से नोवेल का मतलब आपको प्लेजर प्रोवाइड करना होता है। तो ओवरऑल नरेटिव टेक्निक का मतलब लेखक द्वारा कहानी कहने के तरीके को होता है, मतलब जो लेखक होता है वो अपने पाठकों को कहानी को किस तरीके से सुना रहा है जिससे पाठक उससे एंगेज हो सके उस कहानी से, है ना, उसमें इंटरेस्ट ले सके, तो उसे ये नरेटिव टेक्निक कहते हैं कि मतलब किस तरह से एक लेखक रीडर्स को अपनी कहानी सुना रहा है, उसे हम नरेटिव टेक्निक कहते हैं। इसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यानी कहानी कहने के तरीके सब इसमें शामिल हो जाते हैं, कौन कौन सी वो टेक्निक का यूज़ करता है कहानी को सुनाने के लिए, ठीक है। फिर यह जाएगा हमारे 3 मेथड्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। 3 मेथड टेलिंग स्टोरी के, डायरेक्ट मेथड, ऑटोबायोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा वो होता है प्रोवाइड द नॉवलिस्ट टोटल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वॉट एवर ही वॉन्ट, मतलब इसमें राइटर कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, इसमें पूरी नॉवलिस्ट को फ्रीडम होती है, कोई इस पर बंदिश नहीं होती। ऑटोबायोग्राफिकल मेथड, इसमें इन दिस नोवेल आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नोवेल, इसमें जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट होता है वो राइटर ही होता है जो कहानी लिख रहा होता है, मतलब वो उसकी खुद की ही वो अपनी कहानी सुनाता है ऑटोबायोग्राफिकल मेथड में। डॉक्यूमेंट्री मेथड, दिस टाइप ऑफ मेथड्स इज यूज्ड इन द नोवेल विच आर नोन एज एपिस्टोलरी नोवेलिज्म, एपिस्टोलरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा ऑथेंटिक, ये तो हमारे हो गए 3 मेथड्स ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, कौन कौन से हो गए, डायरेक्ट ऑटोबायोग्राफिकल और डॉक्यूमेंट्री मेथड। तो वैसे ही वाला तो हमारा नैरेटिव टेक्निक वाला का तो आपका आएगा वेरी शॉर्ट में ही आएगा, शॉर्ट में से ही आने तो रहा, ठीक है, आ जाएगा। वैसे पिछली बार आया है, वैसे शॉर्ट में भी आया है पिछली बार, है ना, नैरेटिव टेक्निक का ये आपका पिछली बार शॉर्ट में भी आया था और वेरी शॉर्ट दोनों में आया था, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा ऑथेंटिसिटी, इज एन एक्सीलेंट एलिमेंट मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ लाइफ कैन बी अचीव्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आपने पहले भी कर रखा होगा नरेटिव टेक्निक, मैंने आपको इसमें थोड़ा थोड़ा न्यू बताया कि आपने पिछली बार मतलब ये आपका पहले भी आ चुका है, आपने ये पहले भी पढ़ रखा है, तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही बताया, इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी हो जाए, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द नोवेल, वो भी एक एलिमेंट है नोवेल का। नोवेल इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द मीटर्स और वर्सिफिकेशंस ऑफ द पोइट्री, क्योंकि नोवेल के बंधनों से बंधन नहीं होता मीटर्स, क्योंकि इसमें ना ही कोई मीटर होती, वर्सिफिकेशंस ऑफ द पोइट्री होती है, और नॉट बाय द इसमें थिएटिकल रूल होते ऑफ द ड्रामा की तरह, मतलब नोवेल में कोई रूल वूल नहीं होते, जैसे आपको पोइट्री में कोई मीटर और वर्सिफिकेशंस ज़रूरी होती है, ड्रामा में थिएटिकल रोल, उसमें मतलब ड्रामा ऐसा होना चाहिए जिससे उसे थिएटर पर प्रस्तुत किया जा सके, वैसे नोवेल में ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो फ्री होता है लिखने के लिए अपना कुछ भी कोई से भी स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकता है, उसमें कोई से रूल वूल की वो नहीं होती बंदिशें, फाउंडेशंस। द नोवेलिस्ट रिकॉर्ड व्हाट इज़ हैपनिंग, एलोबरेट एंड एक्सप्लेन, द नोवेलिस्ट रिकॉर्ड करता है व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, एलोबरेट और उसे एक्सप्लेन करता है। अ नोवेल डजंट हैव एनी रिजाइड स्ट्रक्चर, नोवेल का कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक रिजाइड स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, येट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लॉट करेक्टर्स एंड डायलॉग, फिर भी इसमें कुछ प्लॉट और करेक्टर्स एंड डायलॉग होते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि नोवेल में कोई स्पेसिफिक या धड़ स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर भी इसमें कुछ कंसिस्ट प्लॉट और करेक्टर्स और डायलॉग होते हैं, ठीक है। आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, नोवेल के क्या क्या एलिमेंट्स, तो ये जो आपने पढ़ा है प्लॉट, करेक्टर्स, स्ट्रक्चर, नाइट, ये भी तो आपके सारे ही हैं, एलिमेंट्स ही तो हैं, नोवेल के तत्व ही तो हैं। तो अब हम देख लेते हैं, और भी हैं वैसे, ये भी हैं, मैं बता रही हूँ और भी हैं एलिमेंट्स, देख लेते हैं। नोवेल इज एन एलिमेंट, पहले हम देख लेंगे नोवेल क्या है, व्हाट इज नोवेल, ठीक है। नोवेल इज अ लिटरेरी फॉर्म, एक लिटरेरी फॉर्म है ऑफ एक्सप्रेशंस इन प्रोज, जो इसका एक्सप्रेशंस होता है प्रोज में। द वर्ड नोवेल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटाली, द वर्ड नोवेल है ओरिजिनेटेड है इटालियन वर्ड नोवला से, द वर्ड नोवेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम
द इटालियन वर्ड नोवेला से ओरिजिनेटेड है नोवेल, विच मीन जिसका मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नया, एंड फ्रेश। इन द वर्ल्ड ऑफ, दूसरे शब्दों में W.H. Hudson's, द नोवेल इज द मोस्ट इलास्टिक एंड द इरेगुलर ऑफ ऑल द ग्रेट फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशंस। इतना सारा मत लिखना, आपको इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ये लिख लेना नोवेल इज़ द लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस इन प्रोज। नोवेल एक लिटरेरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस है जिस इन प्रोज में। द वर्ड नोवेल हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला विच मीन समथिंग न्यू एंड फ्रेश। पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। फिर आप लिख लेना द वर्ड अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी फिक्शन मीन the novel storytelling as a branch of literature, the novel storytelling as a branch of literature according to Cambridge dictionary। ये वाला आप लिख लेना अगर आप चाहें तो। summary of an actual life, ये किसने कहा था? जॉर्ज मेरिडिक। चाहे आप इनका ये नाम मत लिख लें, आप चाहे इसे ऐसे भी लिख देना, अगर आपके नाम याद ना रहे या आप ना करना चाहे तो उसका नाम लिखने की आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि पहला आप एक नोवेल क्या है इसका ओवरव्यू दे दें, तो ये बता दिया, आप बस इतना ही कर लेना, बहुत है। फिर आप आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। नोवेल के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट आपका प्लॉट मैंने आपको पहले बता दिया है, आप उसमें से ही लिख लेना पूरा इसे, ठीक है। पूरा तो नहीं, जितना आप लिखना चाहें ना, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे तो आप देख लेना अपने हिसाब से, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, प्लॉट समझा दिया है तो दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। सेकंड हमारा कैरेक्टराइजेशन, वही बता दिया मैंने, कॉजेज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। इन राइटिंग सीन्स कैरेक्टर्स गो शुड बी कीप इन माइंड एज टू वाई दे आर अबाउट टू डू व्हाट दे आर डूइंग। मतलब एक एलिमेंट भी है कारण और प्रभाव कि क्या कारण था जिसके कारण इसका ये हुआ है। तो राइटिंग सीन्स कैरेक्टर्स गो शुड बी कीप इन माइंड व्हाई दे आर अबाउट टू डू एंड व्हाट दे आर डूइंग, कि क्या हुआ है और उसके बाद वे क्या कर रहे हैं। ये भी एक नॉवेल्स का तत्व है, कॉजेज एंड इफेक्ट। इसमें बस आप इतना ही कर लेना, वैसे ये भी लिख रखा है, बस आप इतना ही देख लेना इसे, कारण और प्रभाव। इसे व्हाट इज नॉवल, जो मैंने आपको नॉवल का मतलब बताया ना, उसमें आप ये भी एक लाइन जोड़ सकते हैं, नॉवल इज अ फिक्शनल स्टोरी। एक फिक्शनल स्टोरी है यानी एक काल्पनिक स्टोरी है जिसका जो यूजुअली लॉन्ग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, एंड इज रिटन इन अ प्रोज, जो प्रोज पे लिखी होती है। मतलब क्या नॉवल क्या है? एक फिक्शनल स्टोरी है जो हमेशा आमतौर पर लंबी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और प्रोज में लिखी होती है। तो ये भी अच्छा लाइन है, आप ये वाली लाइन लिख लेना, है ना, इजी आपके याद रह जाएगी और आसान भी है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्लॉट, कैरेक्टर, कॉजेज एंड इफेक्ट। फिर आ जाएगा हमारा सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है। सेटिंग रेफर्स टू द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। सेटिंग उस बैकग्राउंड को रेफर करती है जिसमें स्टोरी ने टेक प्लेस लिया है। देयर आर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग, यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं सेटिंग्स के, प्लेस, टाइम्स, क्लाइमेट्स, लाइफ स्टाइल्स एंड एटमोसफेयर, ठीक है। प्लेस where the story is set, है ना, दिस इज द जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द स्टोरी, जोग्राफिकल लोकेशंस होती है। टाइम, व्हेन डिड द स्टोरी टेक प्लेस, है ना, दिस इज रेफर टू द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। क्लाइमेट, वेदर कैसा था, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग विच इज ऑफ्टन फॉरगॉटन, जो हमेशा फॉरगॉटन किया जा सकता है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है सेटिंग्स का, बट इट कैन बी इम्पोर्टेंट टू द नॉवल। पर लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है यार नॉवल के लिए लिखने के लिए, तब में से भी एक इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाएगा हमारा लाइफ स्टाइल, दिस रेफर टू द डेली लाइफ ऑफ द कैरेक्टर, ये रेफर करता है डेली लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स का, ठीक है। फोर्थ सेटिंग हो गया। फिर आ जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहता है, एटमॉस्फेयर वैसे क्लाइमेट एक में ही हो गया इसलिए एटमॉस्फेयर इसे अलग ही लिखा था। इट रेफर टू द मूड एंड फीलिंग, ये हमारा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मूड और फीलिंग्स ऑफ द स्टोरीज, द इमोशनल क्वालिटी दैट द स्टोरीज गिव टू द रीडर। मतलब आपकी जो वो नोवेल है, जो भी स्टोरी है, वो कैसी इमोशनल्स है, कॉमेडिक है या ट्रेजेडी वाली है, वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। फिर आ जाएगा हमारा कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द स्ट्रगल्स बिटवीन अपोजिट फोर्स इन द स्टोरीज, ये स्ट्रगल करता है अपोजिट फोर्स के स्टोरी में। कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड सस्पेंस, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमें इंटरेस्ट आता है। जब किसी स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस स्टोरी को देखने में कहाँ मजा आता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है और सस्पेंस करता है। दे आर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
काफ़ी टाइप होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के, बस आप थोड़ा सा इसे कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट को इतना मत करना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे तत्व हैं, है ना, तो इतना इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। फिर आ जाएगा हमारा 7th थीम। थीम आपने पढ़ा है, थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। थीम क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी और नॉवल की होती है। इट कैन बी यूजुअली बी एक्सप्रेस्ड इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट, और यह यूजुअली एक्सप्रेस्ड होती है इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, 3 टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इट रेफर टू द हु इज टेलिंग द स्टोरीज एंड देयर रिलेशनशिप टू द कैरेक्टर्स। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि रेफर टू, कौन स्टोरी बता रहा है और उसका रिलेशंस क्या है कैरेक्टर से। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वो होता है किसके पर्सपेक्टिव से आपको स्टोरी सुनाई जा रही है, मतलब राइटर किसके पर्सपेक्टिव से आपको स्टोरी सुना रहा है, क्या वो प्रोटोगोनिस्ट के पर्सपेक्टिव से है या किसी अदर्स के से है ना। ये आप इसमें देख लीजिए, जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, फर्स्ट पर्सन यानी हमारा इसमें प्रोटोगोनिस्ट स्टोरी सुनाता है, इसमें हम आई और वी का यूज़ करते हैं, इसे हम फर्स्ट पर्सन। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें आई और वी का यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आई रीड अ बुक बिकॉज आई वॉज बोर्ड, क्योंकि मैं बोर हो गया था इसलिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें आई मतलब प्रोटोगोनिस्ट के हिसाब से प्रोटोगोनिस्ट खुद स्टोरी सुनाता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि मतलब किसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी वो सुनाई जा रही है। फिर सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, इसमें कोई दूसरा बंदा कहानी सुनाता है, इसमें वो यूज़ करता है यू का, ऑथर टेल अ स्टोरी, इसमें ऑथर स्टोरी सुनाता है, इसमें राइटर के हिसाब से स्टोरी शुरू होती है। ऑथर टेल अ स्टोरीज, अनदर पर्सन यू का यूज़ करके, यू मस्ट स्टडी हार्ड, एग्जाम्पल भी दे रखा है, यू मस्ट स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू पास योर एग्जाम। फर्स्ट पर्सन में प्रोटोगोनिस्ट खुद स्टोरी सुनाता है ना। सेकंड में आ जाएगा हमारा राइटर सुना रहा है, वो यूज़ करा है यू, और थर्ड पर्सन में हो जाएगा हमारा कोई अदर ही पर्सन सुना रहा है, वी, और स्पेशल कैरेक्टर वी आर यूजिंग, इसमें हम यूज़ करते हैं ही, शी और दे का। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें हम ही, शी और दे का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी का, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, जैसे हम ग्रामर में करते हैं वैसे ही इसमें ये रूल दे रखा है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 9th, इसमें आप ज़्यादा मत करना, जितना बता रही हूँ बस उतना ही कर लेना। 9th आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड, इन द सम वे दैट वी नीड टू नो, जिस प्रकार हमें जानने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पर स्टोरी टेक प्लेस, कहाँ पर प्लेस ले रही है स्टोरी, मतलब कहाँ पर वो घटित हो रही घटना। वी आल्सो नीड टू नो व्हेन इट टेक प्लेस, वो कब ले रही है, टाइम पीरियड उसका समय क्या है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा ये टाइम पीरियड वो समय को बताता है। फिर आ जाएगा स्टाइल। स्टाइल क्या है? स्टाइल इज़ अ वर्ड, डिक्शन, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर दैट आर राइटर यूज। स्टाइल हमारा होता है कि राइटर कौन से वर्ड का यूज़ कर रहा है, डिक्शन शब्द शैली, मतलब कौन से शब्द शैली शब्द वो चूज़ कर रहा है, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट आर राइटर यूज, मतलब उनसे इसमें ये लिया जाता है कि राइटर कौन से वर्ड, डिक्शन, सिंटैक्स और स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट यूनिट। अब मैं आपको इसके मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं इसके आपको यूनिट फर्स्ट ये देख सकते हैं आप, लिटरेरी टर्म, मैं को इसके अब इसका मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन दिखा रही हूँ। मॉडल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं अब कुछ वैसे आपको जो मैंने आपको नोट्स में बता दिया आप इतना ही कर लेंगे, वही बहुत है, फिर भी कहते हैं, इसलिए मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखा रही हूँ कि मॉडल पेपर से भी पढ़ा दी करो मैं, तो इसलिए मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखा रही हूँ। वैसे ठीक है, आप एक बार मॉडल पेपर भी देख लेंगे, अच्छी बात है, जितना पढ़ लें उतना ही कम है, ठीक है, तो बढ़िया आप पढ़ लें। इसमें दे रखा है, पहले तो इसमें स्टोरी से ये दे रखा है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत तो होती नहीं, फिर भी आपकी मर्जी है। यहाँ से आए हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट में। फर्स्ट है हमारा डिफाइन द प्लॉट इन द नॉवल। प्लॉट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं। व्हाट इज़ कैरेक्टराइजेशन, हो गया था ये भी। व्हाट इज़ यूफोनिज्म, यूफोनिज्म क्या होता है, ये आने का नहीं है क्योंकि ये कोर्स वाले इसमें मॉडल में ये प्रॉब्लम है कि इसमें जो हमारे कोर्स में नहीं होता ना वो भी इसमें क्वेश्चन दे देते हैं, आते नहीं है वे।
वैसे ऐसे हो भी जाता है, कभी कभी आ जाते हैं, वैसे ही आएगा नहीं, आपको देखा दे रही हूँ फिल्म में। यूफेनिज्म क्या है? यूफेनिज्म इज एन आर्टिफिशियल हाईली एलोबरेट वे टू राइटिंग और स्पीकिंग के एक यूफेनिज्म एक आर्टिफिशियल यानी बनावटी कृत्रिम हाईली एलोबरेट वे होता है लिखने का और स्पीकिंग बोलने का। द नेम यूफेनिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द प्रोज रोमांस यूरोप बाय जॉन लिली, इसके द्वारा ये ड्राइव किया गया था द वर्ड यूफिज्म। ठीक है, जैसे आप छोड़ देना करना मत कोई, बस हाँ आप इसमें ये ध्यान रखना है यूफिज्म क्या है? एक आर्टिफिशियल हाईली एलोबरेट वे है ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग का। याद रख लेना, ये तो आसान है, आप याद भी रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपके काम में आ जाएगा, ये एक वो है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा व्हाट आर द टाइप ऑफ करेक्टराइजेशंस के क्या क्या टाइप है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशंस तो दे रखे हैं इन्होंने। फिर आ जाएगा राइट द नेम ऑफ एनी वन वर्क विच इज नरेट इन द फर्स्ट पर्सन नरेटिव। जो क्या हाँ जरूरत है, ये मत करना आप। फिर आ जाएगा हमारा हाउ मैनी टाइप ऑफ डज जनरी टू स्टोरीज हैव, इसे भी छोड़ देना। राइट फॉर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन थीम्स, हाँ कॉमन थीम के एग्जाम्पल ये देख लेना। लव इज ब्लाइंड, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर्स, एज यू सो सो शैल यू, रूप जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, ये हमारी सारी कॉमन थीम है। मेंशन द टू टाइप ऑफ करेक्टर्स, राउंड करेक्टर, फ्लैट करेक्टर, मैंने आपको बताया राउंड, डायनामिक, गुड और बैड करेक्टर्स, है ना, फ्लैट करेक्टर, ये मैंने आपके सारे टाइप बता दिए हैं। फिर आ जाएगा मेरा हु इज फॉइल एंड इफेक्टिव डिवाइस, इसे आप छोड़ देना, इससे जरूरत नहीं करने की। जब देख लेना फॉइल इज एन इफेक्टिव डिवाइस, एक इफेक्टिव डिवाइस ऑफ क्रिएटिंग इंटरेस्ट एंड मीनिंगफुल करेक्टर, क्रिएट इंटरेस्ट और मीनिंगफुल करेक्टर को करने के लिए एक इफेक्टिव डिवाइस है। फॉइल गिव द राइटर एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ अ मेन करेक्टर पर्सनैलिटी बाय प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिंग पर्सनालिटी, यानी फॉइल एक राइटर को अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है जो वो हाईलाइट कर सके कुछ सर्टेन एस्पेक्ट को मेन कैरेक्टर के पर्सनालिटी को। ठीक है, ये हमारा फॉइल होती है, मतलब फॉइल वो एक कैरेक्टर्स होता है जो हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है, उसमें कुछ उसके खिलाफ मतलब उसकी अपोजिट कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे वो उसकी मेन कैरेक्टर की करेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट होती हैं। उसका अपोजिट तो हम नहीं कहेंगे पूरी तरह से, बस हाँ आप इसे नहीं समझ लीजिए, उसका थोड़ा सा अपोजिट होता है, विलेन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। बस ये मत मान लेना कि फॉइल कैरेक्टर आपका विलेन होगा, विलेन नहीं होगा फॉइल कैरेक्टर, बस उसमें कुछ मेन कैरेक्टर की हाई थोड़ी अपोजिट क्वालिटीज़ होगी, अलग क्वालिटी होगी जो आपके मेन कैरेक्टर्स की क्वालिटी को हाईलाइट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आपका ने प्ले पढ़ा होगा मैन एंड सुपरमैन, है ना, उसका मेरा अभी राइटर का भी नाम याद नहीं है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है मैन एंड सुपरमैन। उसमें आपने दो करेक्टर देखे हैं, उनका मेरा नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम क्या था, दोनों भी सोल्जर्स थे, है ना। एक उसमें दिखा था, आपने पढ़ा होगा तो आपके याद होगा, दोनों भी सोल्जर्स थे। तो जो इससे उसकी हमारी प्रोटोगोनिस्ट की वो शादी नहीं होने वाली थी, जॉर्ज पता नहीं क्या नाम था उन दोनों करेक्टर्स का, जो दो उनमें से जो आपका हीरो था, उसमें से दो आया, आपका हीरो उस वही होता है जिससे उसकी शादी होती है हीरोइन की। तो आपको पता है उसमें सबसे पहले तो आपको जब वो नाटक प्ले होता है आपको लगता है कि वो हीरो है, पर लेकिन वो एंड में पता लगता है हीरो वो नहीं है, दूसरा है। तो वो जो हीरो की वो आपकी क्वालिटी प्रेजेंट करता है कि क्वालिटी हाईलाइट करता है कि वो दूसरा जो हमारा करेक्टर्स हैं वो अच्छा नहीं है, उसमें ना ही वो वॉर करता है, वो वॉर से भाग जाता है, जबकि वो वहाँ पे खड़े होकर स्ट्रांगली वॉर लड़ता है। तो मतलब आपने पढ़ा होगा स्टोरी, मेरे उसके करेक्टर ढंग से याद नहीं है ना, तो देख लेना आप, वो फॉइल करेक्टर्स है। या आपका एक
दूसरा प्ले है आपका जो इसमें भी है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन का जो हमारा प्ले है, उसमें एलिजाबेथ का फॉइल कैरेक्टर, उसकी जो बड़ी सिस्टर है उसका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, एलिजाबेथ की जो बड़े सिस्टर्स है वो एलिजाबेथ का फॉइल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। या फिर जो आपका हमारे उसमें दो हीरो हैं, जिससे एलिजाबेथ की शादी होती है और जिससे उसकी एलिजाबेथ की बड़ी बहन की शादी होती है, वो भी दोनों एक दूसरे के फॉइल कैरेक्टर्स हैं, जिससे एलिजाबेथ की शादी होती है। मुझे उसके नाम याद नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, नाम मेरे आई एम वेरी टेरेबल अबाउट नेम, नाम याद नहीं रहते मेरे, है ना। जो उस एलिजाबेथ की शादी होती है, जो उसका फ्रेंड होता है वो फॉइल कैरेक्टर है उसका। ठीक है, एग्जाम्पल में नाम याद नहीं आ रहा तो मैं आपको अच्छे से बात बता देती। आपका प्ले है वैसे आप पढ़ेंगे, इसमें ही देखे वो प्ले आपको देखो, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यार ये रहा आपका जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। जब हम ये प्ले पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इसमें बता दूंगी। ठीक है, ये आपका जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस 5th यूनिट है, आप इसमें पढ़ेंगे। मेरे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, सिंपल शब्दों में कहें, सब्जेक्ट मैटर एक बड़ा रूप है जो कि जो थीम है उसका सब्जेक्ट मैटर का एक उसका हिस्सा है। मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो चोरी कर रहा है, मतलब एक किसी कहानी में, नॉवल में ये दर्शाया गया है कि एक इंसान चोरी कर रहा है, मतलब चोरी की घटना को उसमें दर्शाया गया है, तो उसका सब्जेक्ट मैटर तो चोरी हो जाएगा। पर लेकिन अब अगर हम इसकी थीम देखें तो थीम इसका हो जाएगा ईमानदारी, इसका थीम हो सकती है ईमानदारी भी हो सकता है, क्योंकि वो जो अपने परिवार के लिए चोरी कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट हो, मतलब बड़ा पार्ट होता है स्टोरी का, और जो हमारी थीम होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, सब्जेक्ट मैटर की एक छोटे सा हिस्सा होता है, जिसे हम थीम कहते हैं। हम जो हमारी थीम होती है उसका हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जबकि हम सब्जेक्ट मैटर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सब्जेक्ट मैटर क्या होगा इस नॉवल का। ठीक है, यही था हमारा, इसमें आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन करेक्टर्स इन फिक्शनल लिटरेचर्स में करेक्टर्स को ये दिखा रखा है, इसे आप ध्यान देना, इसे मत करना वो, सॉरी डिफरेंस टाइप्स हो रहे। फिर हमारे ये जो लॉन्ग क्वेश्चन दिखा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर इन फिक्शनल लिटरेचर, मतलब टाइप ऑफ करेक्टर का दिखा रखा है जो मैंने आपको बताए थे, काइंड्स ऑफ करेक्टर यही है वे, आपको इसमें वही लिखना है। ये आप देख सकते हैं इसमें भी दे रखा है मॉडल में जो मैंने पर, लेकिन आपको बाइंडर में दिखा रखा है, बस आप वही लिख लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर दे रखे हैं, देख लेना आप। फिर आ जाएगा हमारा सेकंड, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लॉट इन अ फिक्शनल और स्टोरीज में प्लॉट के वेरियस टाइप्स इन्होंने दिखा रखे हैं। ये आपने जैसे देखा होगा हमारे प्लॉट्स के पार्ट होता है एक्सपोजिशंस, इसका एक चित्र करके भी होता है, कुछ ऐसे करके आपको बता दूं मैं, ऐसे करके होता है, मैं यहीं पे बता देती हूँ ऐसे करके। यहाँ पर आपका एक्सपोजन्स होता है, फिर जाता है हमारा राइजिंग एक्शंस, फॉलिंग यहाँ पर आ जाता है, फिर यहाँ पर होता है क्लाइमैक्स, जो हमारा होता है क्लाइमैक्स का पॉइंट, फिर होते हैं यहाँ पे फॉलिंग एक्शंस, फिर हो जाता है हमारा कंक्लूजन, जिसे हम कंक्लूजन डेनोयूमेंट ये सब बोलते हैं, कंक्लूजन के नाम से भी बोलते हैं हम, जिसे कंक्लूजन कहते हैं जब इसका खत्म हो जाता है। एक्सपोजिशंस यानी शुरुआत, जिसे हम इंट्रोडक्शंस भी बोल सकते हैं आप, लेकिन एक्सपोजिशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जो लिखा है वही लिख लेना आप। ठीक है, आपने देखा होगा ये प्लॉट का, इसमें आप अगर ये चित्र भी है तो ऐसे ऐसे करके ये चित्र भी आप बना सकते हैं, अच्छा रहेगा। अगर ये वाला आपका पॉइंट आया तो यहाँ पर आप एक्सपोजिशंस, राइजिंग एक्शंस, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शंस और ये कास्ट और जो भी है ये आप लिख देना तो अच्छा होगा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है चित्र बनाने से, अभी देख सकते हैं। तो चलिए आपकी यहाँ पे यूनिट फर्स्ट ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट सेकंड पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी यूनिट सेकंड का नाम है अर्लियर ट्रेंड इन फिक्शन। आपको ये यूनिट सेकंड हम सेकंड वीडियो में कराएंगे, मतलब जो आपके अगली वीडियो आएगी वो यूनिट सेकंड की ही आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।